हेलो बच्चों, बताओ भाई कैसा पढ़ रहे हो। और मैंने जब आपको कल क्वेश्चन दिया था तो एक भी बच्चे का उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। तो या तो आपने पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं देखी है या फिर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। तो देखो, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो तो भी जो रिजल्ट चाहिएगा ना तुमको, वैसा रिजल्ट नहीं आने वाला। क्लियर वर्ड्स यही है, मजाक वजाक की बातें होती रहती हैं। या फिर जो अगर आप जो क्वेश्चन दे रही हूँ वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी आपसे जो एग्ज़ाम का मैटर था वो नहीं हो पाएगा। तो सिंपल एक भी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बताई थी कि इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसका मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो अभी जो कंडीशन है ना, जैसी सिचुएशन है, जैसा तुम्हारा आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सीरियस नोट यही है कि जैसे अभी 3 चैप्टर हो गए हैं। एक एल्कोहल फिनोल वाला ईथर वाला आज हो जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है वो कार्बोहाइड्रेट है, हो चुका। तीसरा अमीन है, वो हो चुका। तो अमीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिला के 5 और 4 कितने हो गए, 9 नंबर के। और एल्कोहल फिनोल जो ईथर वाला है वो कितने हो गया, 6 नंबर का। तो टोटल वेटेज हो गया 15 नंबर का। और हो सकता है फ्री में चीज़ें मिलती हों तो नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या पढ़ाया जा रहा है, या तुमको देखना ही नहीं होगा। ऑल अप टू यू, उससे मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। पर मैं अगर मेरा टाइम दे रही हूँ या मैं जहाँ पे मेरी टाइम को इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे उसका आउटपुट चाहिए। अगर तुम नहीं देख रहे हो या नहीं तुमको आउटपुट देना है तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं बेवजह तुम्हारे चक्कर में इसको वेस्ट किया जाए। तो 15 नंबर, और बाकी रही मोरल ड्यूटी, तो 15 नंबर हो चुके हैं। ये 3 भी कर लोगे तो तुम में से फेल कोई नहीं होने वाला। और अगर ऐसा ही रेस्पॉन्स रहा तो आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नया चैप्टर कल स्टार्ट नहीं किया जाएगा। और ये मजाक तो बिल्कुल नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि ये चैप्टर आगे मैं नहीं पढ़ाऊँगी। कोई केमिस्ट्री आगे नहीं पढ़ाई जाएगी आपको। मैं बेवजह तुम पे क्यों मेहनत करूँ जब तुमको खुद पे मेहनत नहीं करनी है। तो ये बातें तो ठीक है, पर नेक्स्ट अपन देखते हैं। और ये सच बात है, अभी तुम पैसे देके तुमको ये पढ़ाया जाता ना, और पैसे दिए भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि कहीं तुम लोगों ने पूरी साल भर हो गया और पढ़ा नहीं है। लेकिन तुम देखना, जब ये ठीक है मैं आगे नहीं करवा रही हूँ, यहीं अपन इसको ख़त्म करेंगे इस सीरीज़ को। लेकिन अगर आपने 3 चैप्टर ख़त्म किए हैं, ये 3 चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट किए हैं, तो आप एग्ज़ाम में देखना इन 3 चैप्टर में से जो क्वेश्चन आए और वो बाहर आ जाए, ऐसा होए तो मुझे बताना, ठीक है। बाकी और अगर पैसे दिए हुए होते तो तुमको लगता कि पैसे दिए हुए हैं भाई पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये वाला सीन तो यहाँ कौन से पैसे लग रहे हैं, फ्री में चल रहा है सब कुछ। और हमारा थोड़ी फ़ायदा है, इसका भी तो फ़ायदा है, इसके तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, खुद का फ़ायदा होगा तभी तो पढ़ा रही है। लेकिन मैं फ़ायदा कहीं और ही ले लूँगी। तुम आज तो ये कंप्लीट कर लो। तो एल्कोहल फिनोल वाला जो चैप्टर था ना, उसमें अपन ने क्या करा था, 4 रिएक्शन मैं कल आपको बता के गई थी कि आपकी 4 रिएक्शन बाकी है। तो जो पहली रिएक्शन बाकी है वो थी कोल्बे रिएक्शन है, एक राइमर टीमान रिएक्शन है। 2 रिएक्शन ही होगी, कोल्बे और राइमर टीमान। तीसरी रिएक्शन जो आएगी वो होगी जिंक डस्ट के साथ। और चौथा आएगा वो फिनोन डाइफिनोन बनेगा, अपन को ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो देखो ये है अपने पास फिनोल, तो इसकी जो रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन थी उसमें एक में Br+ जुड़ रहा था और इसमें NO2+ जुड़ रहा था। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक अपन ने CH2 से रिएक्शन करवाई थी तब कैसा बना था, और दूसरा Br वाले के साथ में एक अपन ने H2O के मतलब वाटर, ये एपोलर और एक नॉन पोलर एपोलर और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो अपने ऐसे इनसे क्या क्या प्रोडक्ट बने होंगे आपसे रिवाइज हो जाएगा। और इसमें अपन ने क्या किया था कि एक तो अपन ने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या प्रोडक्ट बना था, या फिर कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई थी तो क्या प्रोडक्ट बना था। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो क्या करवाई थी, मैंने पिक्रिक एसिड वाली करवाई थी। और पिक्रिक एसिड के बारे में क्या बताया था वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। और एक डाइल्यूट वाले में मैंने क्या बताया था,
ऑर्थो और जो पैरा वाला था, तो ऑर्थो वाले में तो कौन सा बन रहा था, इंट्रामोलिकुलर बन रहा था, और इसमें कौन सा बन रहा था, इंटरमोलिकुलर बन रहा था। और इसके बेसिस पे मैंने 3 चीज़ें बताई थी। एक तो बताया था मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बताया था, दूसरा बताया था विस्कोसिटी बताया था, और तीसरा मैंने इसमें बताया था वेपर प्रेशर। तो आई होप आपको यहाँ तक कि ये ESR रिएक्शन का जो भी कंक्लूजन था वो समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि फिनोल की पहली रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई थी अपन से, ठीक है। दूसरा, फिनोल की 4 रिएक्शन, मैंने कल बोला था कि 4 रिएक्शन फिनोल की बाकी हैं, और वो 4 कौन कौन सी रिएक्शन है वो आपको यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। तो इसमें से पहली जो एक रिएक्शन जो बाकी थी, गीला रह गया ये, देखो पहली जो रिएक्शन करवा रहे थे वो अपन एक बार देख लेना, थोड़ा सा ये गीला है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक जो रिएक्शन थी वो कोल्बे रिएक्शन करवानी है, दूसरी रिएक्शन करवानी है वो राइमंड टीमान रिएक्शन करवानी है, और तीसरी रिएक्शन करवानी है वो जिंक डस्ट के साथ करवानी है, या शद रज भी इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और चौथा जो अपन करवाएंगे इसकी K2Cr2O7 के साथ इसका क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। और पांचवी रिएक्शन थी वो ESR रिएक्शन थी, और ये अपन ने कर ली थी, ठीक है। तो जो पहली रिएक्शन में स्टार्ट करती हूँ वो रिएक्शन आपको पढ़नी है, कोल्बे वाली रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। तो अगर आप कोल्बे रिएक्शन इसमें देखोगे ना, तो आपको कैसे कोल्बे करोगे, देखो फिनोल की रिएक्शंस में पहली हेडिंग डाल लो सब बच्चे, और जैसे जो भी एक भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 बच्चे पढ़े नहीं पढ़े, एक भी पढ़ रहा है तो मेरे लिए वो अच्छा है, एक भी बच्चे का फ्यूचर बनेगा, ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ मैं उसमें। तो देखो आपको क्या करना है इसमें कि पहली रिएक्शन में इसमें ले रही हूँ कि कोल्बे वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पता है कि फिनोल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो फिनोल तो होगा ही होगा। और ये क्यों नहीं सोच रहा है, ठीक है। तो कोल्बे अगर अपन देखते हैं तो कोल्बे में क्या करना है, फिनोल बनाओ पहले, ठीक है सा फिनोल बन गया। अब ये कहता है कि NaOH से रिएक्शन करवाओ, और कल अपन ने मेटल एक्सचेंज वाली रिएक्शन करवाई थी। तो ऐसे होता है कि OH और Na से क्या फर्क पड़ रहा है, ये अपन मेटल एक्सचेंज रिएक्शन क्या करवा रहे, क्यों करवा रहे हैं, तो देखो ये इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है। आप देखो कि ये तो आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन से अपने Na एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या, ऐसा वाला सीन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा O, इस पे आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा Na प्लस। अब देखो कि ये OH में क्या फर्क पड़ जाता, और O और Na आ गया तो क्या फर्क पड़ गया इसमें। देखो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी लगे हुए हैं, हालांकि इसके पास लोन पेयर है जो इधर दे सकता है, और इसकी रिएक्टिविटी ये ESR में या बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर अपन मेटल से रिएक्शन करवा दे तो मेटल पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ESR रिएक्शंस के प्रति, या यहाँ पे अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाएंगे आगे फर्दर, तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्टिविटी, इसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की बढ़ाने के लिए या फिनोल की रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना होता है, Na से अपन ने पहले रिएक्शन करवा दी। फिर ये कह रहा है कि इसने रिएक्शन इसकी करवाई है आगे CO2 से, और इसके साथ दूसरे में लिया, पहले में CO2 से रिएक्शन करवाई है, दूसरे में इसमें काम में लिया इसने H+ काम में लिया, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये बना हुआ है, ठीक है, फिनोल की आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी थी। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या समझ में आया था, ये सबको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। मैंने बोल रखा है जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 से 4 आएंगी आपकी। देखो एक तो मैं बता देती हूँ, ये यहाँ पे X लगा हुआ आ जाए,
या क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ही आ जाए तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। या फिर दूसरा आपके साथ आ जाए कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ आएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाए। या फिर क्या लगा हुआ आएगा, यहाँ पे OH लगा हुआ आ जाए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाए। या फिर क्या लगा हुआ आ जाए, यहाँ पे O और यहाँ पे कुछ R ग्रुप, R मतलब CH3 लगा हुआ आ जाए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाए। या फिर यहाँ पे CHO लगा हुआ आ जाए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। या फिर क्या लगा हुआ आ जाए, यहाँ पे COOH आ जाए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। या फिर आ गया कि यहाँ पे एनिलीन लगा हुआ आ जाए, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। और लास्ट में हो सकती है N2+Cl- की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। तो देखो कितने कंपाउंड्स है अपने पास, ये आ गया X। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। और इन 8 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से अपन ने ये पढ़ ली है, ये आज कर लेंगे, ठीक है, ये पढ़ लिए और ये पढ़ लिए, मतलब अपन ने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिए और 4 अपन को पढ़नी बाकी है। तो आप ये कोशिश करो, ये आपको 2 नंबर देख के जरूर से जरूर 2 नंबर देख के जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो आप सबकी, ठीक है। तो ये आप 8 हैं और उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब मैं यूँ नहीं कर रही कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँ, या देखो टॉपिक पढ़ाती तो मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाती कि चैप्टर पढ़ाती तो उनका अच्छे से मैकेनिज्म करवा के बहुत अच्छे से करवा देती। लेकिन इसमें आपको क्या है कि एग्जाम में ज्ञान नहीं बढ़ाना, यहाँ पे कि ज्ञान क्या है, मुझे क्या आता है, मेरा ज्ञान बताना हो, या आपके ज्ञान में कुछ मेरे को ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करवा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आप 56 में से 56 मार्क्स कैसे गेन कर पाओगे। और अगर किसी बच्चे ने पूरी वीडियो देखी और मैंने पूरी करवाई तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अपने पास ये वाली चीज़ आ गई, यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखो इसमें रिएक्ट होगा कैसे, ये जो माइनस होता है ये यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेगा, और आपको ये पता है ऑर्थो और पैरा पे क्या बढ़ेगा, माइनस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाली बात पता है। तो यहाँ पे आप ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बढ़ा हुआ है, माइनस बढ़ा हुआ है। तो ये जो CO2 है वो कैसा CO2 है, ये स्ट्रक्चर है, कल भी अपनी बात हुई थी ये। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकते हैं, तो इस पे भी माइनस और इस पे भी माइनस, और इस पे क्या आ गया, प्लस। तो इस पे जैसे ही प्लस आया तो ये वाला अटैक कर जाएगा इस पे, ठीक है। अगर ये वाला इस पे अटैक करा तो अपन को क्या चाहिए, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो जरूरी नहीं है आप दोनों तरफ की इधर शिफ्ट करवाओ, एक का शिफ्ट करवा दो तो इस पे माइनस आ जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो जो स्ट्रक्चर बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, ये हो गया, यहाँ पे O- Na+ लगा हुआ है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस था उससे आपके जुड़ गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और यहाँ से क्या हो गया O-, देखो C डबल बॉन्ड O और O- जुड़ गया। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, H+, तो ये जो H+ है वो यहाँ हो जाएगा, और H मतलब ऐसे तो नहीं आप एक हाइड्रोजन डालोगे, ये इससे भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH। अब ये बताओ कल जो रिएक्शन अपन ने करी थी उसमें इससे अपन ने क्या बनाया था और इसका नाम क्या दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये हो गया कोल्बे रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन बताओ क्या काम में ली थी, वो दूसरी रिएक्शन थी रायमैन टीमैन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिनॉल से रिएक्शन करवाओ, NaOH से रिएक्शन करवाओ, फिर आपके पास बनेगा यहाँ पे NaOH के साथ ये दिया हुआ रहेगा एक तो क्लोरोफॉर्म। अब ये बताओ क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन एमीन वाले चैप्टर में अपन ने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन पढ़ी थी वो कौन सी रिएक्शन थी और कितने डिग्री एमीन देता है या उसको अपन कौन सा टेस्ट कह सकते हैं, ये आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया OH और इसके साथ NaOH भी आता है, या इसको अपन ONA भी लिख सकते हैं,
ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्लोरोफॉर्म है ना, इसमें होगा क्या, मैंने उसमें आपको डायरेक्ट बताया था कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा ना, मध्यवर्ती, वो ये बनेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो आपके बनेगा CH और Cl, ये वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन ये बनेगा कैसे, आपको उसमें वो अलग बन रहा था, इसमें अलग बन रहा है। ये देखो कैसे बनेगा, इसमें ऐसे होगा, पहले इसकी इंटरमीडिएट की स्टोरी मैं आपको बताने जाऊं तो ये वाली रिएक्शन सबकी कंप्लीट होगी होगी, ये मिटा देती हूँ। जो इंटरमीडिएट की स्टोरी होगी ना वो ऐसा होगा कि मेरे पास होगा जैसे C हाइड्रोजन है, Cl है, Cl है और Cl है, ठीक है। ये हो गया CH3 क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके साथ में ले रही हूँ NaOH ले रही हूँ, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो ये NaOH क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और Cl इसका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या इस पे ये अटैक ना करके ये डायरेक्ट Cl को भी क्या कर लेता है, बाहर निकाल देता है और यहाँ से इस पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाएगा। तो देखो ये रिएक्ट जो करेगा ना, इंटरमीडिएट में जाओगे तो आप अलग ही फंस जाओगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है, इसी पे फोकस रखो, ठीक है। तो देखो ये वाली चीज़ आपके पास आ गई। फिर क्या होगा, इस यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म बनेगा ना वो ऐसे ऐड होगा इसके, ये हो गया। और यहाँ पे मतलब ये ऑर्थोपेरा वाला ही देगा, तो यहाँ पे आपके जुड़ जाएगा CHCl2, ठीक है। और उसके बाद में आप इसकी रिएक्शन वापस किससे करवाओगे, NaOH से करवाओगे। और NaOH क्या करेगा, OH तो यहाँ पे जोड़ता जाएगा, मतलब OH तो यहाँ पे आता जाएगा और एक OH आएगा तो एक Cl बाहर निकल जाएगा, फिर एक OH आएगा तो एक Cl बाहर निकल जाएगा। तो देखो सिचुएशन कैसी होगी, ये हाइड्रोजन है, 2 Cl बाहर निकाल के यहाँ पे आप लगा दो 2 OH, ठीक है। तो एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप कभी भी क्या नहीं रहते थे, स्टेबल नहीं रह सकते। और ये कैसे निकल जाएंगे बाहर, H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो देखो ये कैसा बना, ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, या ये नहीं छोड़ो, ये जो बॉन्ड है वो पहले यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड टूटेगा। तो HOH का बॉन्ड टूट गया और आपके पास क्या बना, हाइड्रोजन, कार्बन, और इस कार्बन के यहाँ पे डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे 2 निकल जाएगा, एक बॉन्ड इसका इस बेंजीन रिंग से बना हुआ है। तो क्या सिचुएशन बनी, ये हो गया, ये OH में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया, H। तो देखो ऊपर वाले कोल्बे रिएक्शन में अपने पास क्या बन रहा था, ये था और ये बन रहा था, ठीक है। मतलब इसी को अपन ने नाम दिया था सैलिसिलिक एसिड, और इससे बनाया था, वो क्या बनाया था, एस्प्रिन बनाया था। और यहाँ पे इसको नाम क्या नाम देंगे, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, एल्डिहाइड है तो सैलिसैल्डिहाइड, और ये एसिड है तो इसको नाम क्या दे देंगे, सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन से तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, और राइमर टिमैन से क्या बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है। तो ये दोनों नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है और आपके बहुत काम में आएंगी, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। आज प्रॉपर 3 नेम रिएक्शन खत्म होंगी आपकी, एक ईथर वाली और 2 हो जाएंगी फिनॉल से। इनकी एक लास्ट में अपन क्या करेंगे, जितनी भी नेम रिएक्शन होती है ना लास्ट में करेंगे जब आप पढ़ोगे, वरना तो मैं लास्ट तक नहीं करवाने वाली हूँ भाई, पहले ही बता देती हूँ। और अगर मेरे पास कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट नहीं मिल रहे हैं, तुम जो क्लास ले रहे हो उन बच्चों की, तो डेफिनेटली क्लास तो नहीं ले रही हूँ मैं। तो देखो क्या हुआ, नेक्स्ट अपन ने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, तीसरी रिएक्शन आपको पढ़नी है। अगर आपको दिया हुआ आ जाए फिनोल, ठीक है, ये थर्ड रिएक्शन बता रही हूँ, और इसको दे दिया कि आपको जिंक से रिएक्शन करवाना है, तो जिंक +2 में होता है और ये ऑक्सीजन -2 में होता है। ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देगा, ये सिर्फ बेंजीन बन जाएगी और यहाँ अपन को मिल जाएगा ZNO, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन खत्म हो गई है। चौथी जो रिएक्शन आपको दे रखी है
वो रिएक्शन है ये, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं K2Cr2O7 से, और जो अपन को मिलेगा वो ये मिलेगा, तो इसको नाम देते हैं डाईफिनोन। ये फिनाइल वाला हो जाएगा, और ओन लगता है कीटोन के लिए, तो डाईफिनोन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Na2Cr2 या K2Cr2 दोनों ही ले सकते हैं, और इसके साथ में H+ दिया हुआ आ जाए या H2SO4 दिया हो जाएगी। ठीक है, तो 5 रिएक्शन हो गई है, आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। और देखो मैं इसको शॉर्ट नोट में आपको करवा देती हूँ। शॉर्ट में ऐसे हो जाएगा कि मेरे पास ये कैसा है, देखो फिनोल कितना जल्दी 5 मिनट में फिनोल खत्म हो जाएगा अगर आपने क्लास ले रखी है। पहली रिएक्शन मैं करवा रही हूँ ESR, ये तो आज दूसरी बार रिपीट होगा भाई, लेकिन इसको कर ही लेते हैं अपन। और एक वीडियो अगर आप बोलोगे तो शॉर्ट्स की भी, मतलब सारा जो शॉर्ट में इसकी जितनी भी रिएक्शन होती है ना उनकी अपन डाल देंगे। देखो फिनोल से क्या क्या बन सकता है, ESR है, ESR में 2 रिएक्शन अपन ने करवाई है। ठीक है, एक तो कौन सी करवाई है, ब्रोमीन Br2 से, और एक कौन सी करवाई है, HNO3 से। ठीक है, तो अगर अपन HNO3 लेंगे तो 2 HNO3 ले सकते हैं, एक तो अपन लेंगे डाइल्यूट HNO3 और एक अपन लेंगे कंसनट्रेट HNO3। ठीक है, अगर अपन ने डाइल्यूट HNO3 लिया तो एक जगह जुड़ेगा, और वो एक जगह जुड़ेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH तो था ही, और यहाँ पे बन जाएगा या तो NO2 या फिर कौन सा बन जाएगा, पेरा वाला। ठीक है, इसको बनाते नहीं है, ये तो तुमको बना हुआ आता ही है बहुत अच्छे से, तो इसको शॉर्ट में अपन यूँ देख लेंगे, अलग देख लेंगे, इसको सिर्फ ऑर्थो पेरा ही लिखेंगे। देखो पहले कंसनट्रेट का देख लेते हैं, तो कंसनट्रेट से आपके क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा, और जो पिक्रिक एसिड होता है ना वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, इस एसिड से भी ज़्यादा ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ये पिक्रिक एसिड के बारे में बताया था। डाइल्यूट के बारे में यहाँ से गीला है बाद में लिखेंगे। दूसरी जो रिएक्शन मैंने करवाई है वो मैंने करवाई है कोल्बे वाली। ठीक है, और जो कोल्बे वाली करवाई है उसमें मैंने क्या करवाया, पहले मैंने NaOH से रिएक्शन करवाई है, तो मेरे पास A बना है, एक क्या बना है वो तुम देखो। फिर मैंने इसमें क्या करवाई है कि मैंने पहला इसमें दिया CO2 और दूसरा मैंने दिया इसमें H+, और मेरे को इसमें क्या मिला है, सैलिसिलिक एसिड मिला है। ठीक है, ये दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी रिएक्शन में क्या देखूं कि जिंक के साथ करवा रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। चौथा में क्या करवा रही हूँ, K2Cr2O7, और इसके साथ में ले रहे हैं अपन H+, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, डाईफिनोन मिलेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी। और लास्ट जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, NaOH लिए रखा है। ठीक है, और पहले NaOH लिया, दूसरे में क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, और तीसरे में वापस क्या लिया, NaOH लिया। ठीक है, तो जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सैलिसैल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, इससे आगे एस्प्रीन भी बना था कल। ये 5 रिएक्शन है। और डाइल्यूट वाले से क्या मिल रहा था, एक ऑर्थो मिल रहा था और एक क्या मिल रहा था, पेरा मिल रहा था। ठीक है, तो ऑर्थो में कौन सा मिल रहा था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, और यहाँ पे क्या हो रही थी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। और इनके बेसिस पे मैंने क्या बताया था, इन दोनों के BP-MP में डिफरेंस बताया था। दूसरा मैंने इसके बारे में क्या बताया था, विस्कोसिटी के बारे में बताया था। और तीसरा मैंने इसके बारे में क्या बताया था, विस्कोसिटी बता दिया था, BP-MP बता दिया था, और एक वेपर प्रेशर बताया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनोल कंप्लीट। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो आप भी ऐसे एक पेज में बना सकते हो, और एक पेज में बना लोगे तो एग्जाम में आपसे रिवाइज होने में बहुत ही आपके पास साथ इजी गोइंग ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एल्कोहल खत्म हो गया है, फिनोल खत्म हो गया है, अब अपन चलते हैं ईथर पे। तो ईथर की स्ट्रक्चर पहले आपको आनी चाहिए क्या होती है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ईथर कौन कौन सी रिएक्शन देता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन होगी वो होगी, एक अपन को इसमें एनिसोल भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा तो जाएगा लेकिन अपन इसको बहुत अच्छे से समझ के ही पढ़ेंगे। अब सारे बच्चे हेडिंग डाल लो पहले ईथर।
ठीक है। और ईथर को अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ईथर में होगा क्या, देखो जब अपन ईथर पढ़ेंगे ना, ईथर में होगा कि जैसे इधर आर ग्रुप आ जाता है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाता है, और यहाँ पे भी इसमें क्या आ जाता है, आर ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले एल्किल हैलाइड वाला अगर किसी को आता है तो भी इजी है, एल्किल हैलाइड अगर चैप्टर नहीं आता है तो भी अपन इसको कर लेंगे। तो पहले अपन ईथर के बारे में वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला वो अपन ने फिनॉल के साथ ही इसका कंपेयर कर लिया था। अब अपन इसका देखेंगे कि फॉर्मेशन के बारे में अपन देखेंगे। तो फॉर्मेशन की जो रिएक्शन आएगी ना, वो एक नेम रिएक्शन होती है, और उसको अपन कहेंगे विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, तो जो अपन विलियमसन ईथर संश्लेषण पढ़ेंगे ना, ये ध्यान रखना ये कैसी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है। इसमें देखो क्या होता है कि आपके पास जैसे R है, O है, और एक मान लो कि यहाँ पे Na जुड़ा हुआ है या कुछ भी H भी जुड़ा हो, तो यहाँ पे ये लोन पेयर हो जाएगा और ये एल्कोक्साइड की तरह काम करेगा। देखो एल्कोक्साइड मतलब एल्केन और ऑक्साइड, तो इसको अपन क्या कह देंगे, एल्कोक्साइड। और जो इसकी रिएक्शन होगी ना, वो होगी एल्किल हैलाइड से, तो ये होगी R और X से इसकी रिएक्शन होगी। तो देखो ये अगर लोन पेयर वाला है, ये अगर लोन पेयर वाला है या ये माइनस कंटेन करता है, तो ये कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब इसको क्या चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन कम है या जिसके ऊपर प्लस आ रहा है, तो ये देखो X है, माना मैंने इसको Cl मान लिया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो इस पर तो क्या आ गया माइनस, और इस पर क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो माइनस वाला है वो क्या करेगा, इस प्लस वाले पे अटैक करेगा, और ये Na और ये Cl क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अपन को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, R O और ये मिलेगा CH3। तो देखो ईथर बन गया RO और R हो गया, तो ये बनेगा अपने पास ईथर का फॉर्मेशन। अब देखो दो चीज़ आ सकती है कि इसमें कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो आपको अगर SN2 पता है ना, तो इसमें SN2 में क्या होता है, SN2 में आपको क्या करना है कि आप जो एल्किल हैलाइड जो ले रहे हो, ध्यान देखना, एक तो ये बैक अटैक होता है, जो भी होता है वो अपन SN2 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ईथर फॉर्मेशन में अपने क्या काम में आ रहा है वो अपन इसमें देखेंगे। तो आप ये देखोगे इसमें कि अगर ये RX अपन ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि जो ये R है ना वो छोटा होना चाहिए, है ना। ठीक है, छोटा होना चाहिए का मतलब जो ये हैलाइड है वो 1 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री में ये सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, 2 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री में ये प्रोडक्ट नहीं देता है। आपको पता होगा ना, SN2 की रिएक्टिविटी देखते हैं तो 1 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, और 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। और अगर SN1 का देखें तो उल्टा हो जाता है ना, 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री की होती है। वो अपन SN1 SN2 पे अभी नहीं जा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी है। अब देखो मैं करती हूँ कि जैसे मैंने ये लिया CH3C और इधर ले लिया CH3 और ये ले लिया O, और ये माना मैंने एल्कोक्साइड ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लगा लेती हूँ हाइड्रोजन, तो ये कैसा लिया है मैंने, या OH भी ले लिया, तो ये कैसा है, 2 डिग्री है। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ CH3 और Cl से। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन होगी ना, तो ये तो छोटा है और अपन को छोटा ही चाहिए होता है, तो ये इजी गोइंग इस पे रिएक्शन करेगा, और अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो ऐसा मिलेगा CH3C CH3H, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है O, और ये क्या हो जाएगा CH3। तो ये अपन को क्या मिल जाएगा, इससे इजी गोइंग अपन को प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन देखो नेक्स्ट सिचुएशन ही क्या हो सकती है कि अगर आपने ले लिया, अगर देखो यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं कि मैंने ऐसे ले लिया CH3C CH3CH3
3, 2 डिग्री से इजी गोइंग रिएक्शन हो रही है। पहले इसको देखते हैं, इससे तो आप कितना ही बड़ा ले लो ये आपसे आराम से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि आयोडीन ले लिया मैंने, ठीक है, मतलब जो ये वाला ले रही हूँ ना, ये वाला मैंने सबसे बड़ा वाला ले लिया, 3 डिग्री ले लिया, और 3 डिग्री में रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। तो अब देखो होगी ही नहीं रिएक्शन, और माना मैंने ये ले लिया इधर CH3 और OH ले लिया, ठीक है। तो जो अपन ये वाला ले रहे थे ना, ये तो मैंने छोटा ले लिया और ये वाला बड़ा ले लिया। ये वाला कितना भी ले सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आराम से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन ये आपको क्या लेना है, 1 डिग्री ही लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 डिग्री ले सकते हो। 2 डिग्री में भी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन 3 डिग्री में तो बिल्कुल रिएक्शन होगी ही नहीं। तो देखो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो आप मुझे बताओ कि इस रिएक्शन से अपना क्या बनना चाहिए था। ये वाला आता, इस पे अटैक करता और इसको बाहर निकाल देता, ठीक है। तो ये बनता क्या, CH3 है, CH3 ये एजिटीज है, आया कौन है इस पे, O आया है, और O हाइड्रोजन तो हट जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ा है, CH3, ये बनना चाहिए था ना, ठीक है। लेकिन मैंने बोला अगर एल्किल हैलाइड 3 डिग्री है तो ये नहीं बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इसमें होगा क्या, ये वाला बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये है, इतना बड़ा ये है, इस कार्बन के पास ये पहुँच ही नहीं पाएगा, और ये रिएक्टिविटी होगी ही नहीं। और ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और देखो ये ऐसे बनेगा CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, H प्लस के रूप में बाहर निकालेगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2। तो बनना तो क्या चाहिए था, ईथर बनना चाहिए था, और बन क्या गया है, एल्कीन। तो देखो शॉर्ट नोट में मैं आपके पास लिख रही हूँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस करना है तो जो आप एल्कोहल ले रहे हो, जो भी एल्कोहल ले रहे हो वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और 3 डिग्री हो, तीनों ही क्या होंगे, चलेंगे। लेकिन अगर आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो, एल्किल हैलाइड जो आप लोगे उसमें आपको क्या करना है, 1 डिग्री ही सबसे बेस्ट होएगा। 2 डिग्री में भी रिएक्शन हो सकती है, लेकिन 3 डिग्री में ईथर नहीं देगा, 3 डिग्री में ये क्या दे देगा आपको, एल्कीन दे देगा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ही जल्दी हो गया क्या, आराम से देख लो। आपको क्या करना है, जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होगा ना, SN2 रिएक्शन होती है। पहली बात, SN2 रिएक्शन होती है तो जो अटैक करने वाला है ना, वो कितना ही बड़ा ले लो तुम, लेकिन जो ये जिस पे अटैक हो रहा है ना, उस पे रीच करने के लिए बहुत छोटा सा होना चाहिए ये, ठीक है। और देखो एक ऐसे भी होता है कि SN2 आपको पता है बैक साइड अटैक करता है, तो ये अगर इधर से निकलेगा तो ये अटैक किधर से करेगा, इधर से करेगा, और इधर से तो ये इतने तो बड़े बड़े हैं, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड के बीच में रिएक्शन करवानी है, समझ में आ गया। दूसरा SN2 रिएक्शन होती है। तीसरा आपको क्या करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एल्कोहल तीनों रिएक्शन दे देंगे, लेकिन जो एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री सबसे बेस्ट देगा, 2 डिग्री दे देगा, लेकिन 3 डिग्री से आपके पास क्या बन जाएंगे, एल्कीन। तो जो भी एल्किल हैलाइड लो वो क्या लेना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री लेना है, 3 डिग्री में प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो अपन अगर जाते हैं कि ये जो अपन एल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे थे, कि नॉर्मल CH3OH से रिएक्शन करवा रहे थे, क्या अपन वो फिनॉल से करवा सकते हैं। तो देखो अगर मैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन ही करवाने जाऊं और मैं सिचुएशन ये ले लूं, ये वापस सूखने में टाइम लगा देगा। तो मैं मुझे ये बता दो, आप जो क्लास ले रहे हैं ये लंबी ही रखूं या इनको छोटी कर दूं, आपके लिए बोरिंग तो नहीं हो रहा है कि ये लगी पड़ी है बहुत बोरियत सा फील हो रहा है, तो वो वाली चीज़ हो तो मुझे बता देना। देखो बातें इतनी आती है, बोर्ड सूख गया, अब अपन आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या करना है, क्या बता रही थी, ठीक है, हाँ फिनॉल से करवा रही थी। तो देखो
आपके पास ये वाली सिचुएशन है O और H, ठीक है, और आपको रिएक्शन करवानी है जैसे CH3 और Cl से रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है और यहाँ पे ये नेगेटिव आंशिक ऋणावेश और ये आंशिक धनावेश, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अगर तोड़ना है तो बहुत इजी गोइंग टूटेगा, लेकिन अगर ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ना होता तो क्या ये टूटता? नहीं टूटता, क्योंकि रेजोनेंस आ जाता है और रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। सिंगल बॉन्ड ही टूटने में जोर आता है तो डबल बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से तो टूटता नहीं, लेकिन अपन को विलियमसन मित्तर सिंथेसिस में तो तोड़ना ही नहीं है यहाँ से। तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, ये O और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, ROR बन गया ईथर। तो ये भी क्या है, ईथर, और इसका नाम क्या है, एनिसोल। ध्यान रखना एनिलीन क्या था, जब यहाँ पे क्या है NH2, और एनिसोल क्या है, जब यहाँ पे क्या है OCH3। अब अपन देखते हैं कि अगर मैं इसकी उल्टी रिएक्शन करवा दूं कि यहाँ तो मैं ले लूँ CH3OH और मैं यहाँ ले लूँ, इसकी जगह मैं हैलाइड ले लूँ, कि माना ये था और यहाँ ले लिया मैंने Cl। तो देखो ये CH3Cl की जगह तो मैंने ले लिया फिनाइल और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया O। तो ये बॉन्ड टूटना है, ये तो इजी गोइंग टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अटैक होगा इस पे और ये बॉन्ड टूटना है ये। लेकिन क्या बताओ ये बॉन्ड टूट पाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि क्लोरोबेंजीन है और ये भी इधर से रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, रिएक्शन होगी नहीं। तो देखो सिंपल सी चीजें, मॉलिक्यूल वही लिए अपन ने, फिनोल से रिएक्शन हो जाती है, लेकिन क्लोरोबेंजीन ले लिया अगर इसकी जगह तो रिएक्शन नहीं होगी। तो मुझे लगता है आपको ईथर सिंथेसिस और वो भी विलियमसन ईथर सिंथेसिस इजी गोइंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि अपन आएंगे एनिसोल पे। एनिसोल की रिएक्शंस पढ़नी है, एनिसोल की अपन को क्या पढ़नी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो जिसको फिनोल की और जिसको एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है, वो एनिसोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही इजी से बना देगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, वैसे ही बॉन्ड घुमाने हैं आपको। तो देखो क्या करना है आपको, जैसे ये है, इसमें क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ये यहाँ पे आया, ये यहाँ आया, तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर। तो बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे माइनस आ गया, ये था, ये था, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये O आ गया, ये CH3 आ गया, और इसके लोन पेयर चले गए तो इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर आप क्या करोगे, ये वाली स्ट्रक्चर, ये यहाँ गया और ये कहाँ चला जाएगा, इस पे। देखो मैं बॉन्ड पे कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ और कार्बन पे कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। O आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब ये वाला बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और ये वाला कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो अगली सिचुएशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3, और यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस। फिर नेक्स्ट सिचुएशन, इसको यहाँ लेके जाओ और इसको वापस यहाँ ले जाओ, तो वापस क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और यहाँ पे O आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, ठीक है। वापस एनिसोल बन गया। अगर आपको हाइब्रिड बनवाए तो क्या करना है, बेंजीन बनानी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डेस डेस बनाने हैं, क्योंकि बॉन्ड पहले यहाँ थे, यहाँ शिफ्ट हो गए। घूम कौन रहा है, माइनस घूम रहा है। यहाँ क्या बनाना है, आंशिक बनाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट रहा था और बन रहा था, और ये बन जाएगा CH3, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी एनिसोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी। और एनिसोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आपको क्या समझ में आया कि ऑर्थो और पेरा पे क्या बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको पहले पड़ी। अब देखो ये वाली चीज अगर आ गई तो आपको तो सेम सी रिएक्शन है, क्या करवाना है, ESR करवाना है, क्योंकि अगर माइनस
बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल आके ही जुड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो अपन बहुत सिंपल सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें देखते हैं। बताओ कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं? एक तो ब्रोमिनेशन, एक नाइट्रेशन, ठीक है। तो पहले मैं देख लेती हूँ ब्रोमिनेशन और फिर अपन देख लेंगे नाइट्रेशन। इसमें एक नाम और आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो वो भी अपन इसमें देख लेंगे। देखो इसमें क्या होगा, आपके पास है एनिसोल OCH3, फिर आप करवाओ इसमें Br2 के साथ ले लो CS2, तो पता चल गया क्या करवाओगे, ये एक तो बन गया, यहाँ OCH3 था, CS2 लिया है, मतलब एप्रोटिक लिया है, तो एक ही जगह पे जुड़ेगा, या तो यहाँ पे जुड़ेगा और तो, या दूसरा क्या बन सकता है। ये रिएक्शन इतनी बार हो गई है कि जिसने रोज क्लासें देखी है और रोज बना के देख रहा है ना, वो एग्जाम में बाकी बच्चों से आगे अपने आप हो जाएगा। फिर दूसरा, इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन दे रखी है अपन को, तीनों पे रिएक्ट करवा ही नहीं रखा। फिर अपन इसकी HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो HNO3 से रिएक्शन में आप क्या जाओगे, H+ ले लो, तो यहाँ पे OCH3 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, NO2, तो ये ऑर्थो वाला बन गया। और दूसरा क्या बन जाएगा, ये OH आ गया, OCH3 आ गया सॉरी, और यहाँ पे आ गया NO2। अब देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, FON में होती है, जहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हो। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो देखो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये तो कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, और ये कैसा बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में रिपल्सन होगा और ये कैसा बनेगा, माइनर बनेगा, और ये कैसा बनेगा, मेजर बनेगा, ठीक है। तो फिडल क्राफ्ट जो ESR रिएक्शन है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेजर माइनर भी आप कर सकते हो और ये वाली भी रिएक्शन कर सकते हो। अब देखो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो यहाँ से शुरू कर रही हूँ, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है अब वो आगे, चाहे अपन एल्डिहाइड पढ़े, भले ही अपन एसिड पढ़े, भले कीटोन पढ़े, एल्डिहाइड पढ़े या एल्किल हैलाइड पढ़े, सब में क्या काम में आने वाली है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन काम में आने वाली है। तो वो कैसे बनेगी उसमें आप ध्यान दो। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप सिंपल सा ध्यान में रखना कि देखो आपके साथ जुड़ा हुआ क्या आ सकता है, रिएक्शन करने को दे देगा CH3 और Cl से रिएक्शन दे देगा, ठीक है, और इसके साथ दे देगा AlCl3। अगर AlCl3 आ गई, बेंजीन का कुछ भी ऊपर लिखा हुआ वो आ गया और ये आ गया, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट ही करवाना है, ठीक है। दूसरा आप क्या दे दोगे कि आपको दे दिया CH3 C+O एसाइल क्लोराइड दे दिया, क्लोराइड दिया हुआ ही आएगा और AlCl3 साथ आया, तो दोनों ही रिएक्शन कैसी है, फ्रीडल क्राफ्ट है। आगे भी ये बहुत बार आएंगी, जैसे ESR आपके रटे जाएगी ना, वैसे ये भी रटी जाएगी। देखो इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, Cl, इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ भाई मैं, ऐसा मत करना कि ये ऐसा थोड़ी दिखता है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। दिखता है वो अपन 11th का टॉपिक है, बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, आगे 11th की सीरीज ही चलेगी। तो देखो इसमें क्या होता है, पहले एल्यूमिनियम देखो, इसको समझना है ना पहले। तो देखो ये होता है लेविस एसिड होता है। अब ये लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड वो होते हैं लुईस अम्ल, वो होते हैं जो लोन पेयर लेते हैं। तो देखो एल्यूमिनियम है, कितने नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आता है। 13 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p1, ठीक है, हो गया 13 नंबर। मतलब अपने पास P क्या पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड, अगर इसको एक्साइटेड स्टेज में मैं लेके जाऊं तो देखो ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पे बाहर वाले से मतलब होता है अपन को, ये है, ये बना हुआ है। अगर इसको एक एक्साइटेड स्टेज में लेके जाऊं, उत्तेजित अवस्था में, तो यहाँ पे एक आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये एक आ जाएगा और यहाँ पे एक आ जाएगा, ये खाली पड़ा है। तो 3 बॉन्ड, जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर ऐसे पूछ ले AlCl3 कौन सी उत्तेजित अवस्था में, तो पहली उत्तेजित अवस्था में ये 3 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड यहाँ से बन गया, दूसरा बॉन्ड यहाँ से बन गया, तीसरा बॉन्ड यहाँ से बन गया, लेकिन इसके पास एक क्या पड़ा है, खाली p ऑर्बिटल पड़ा है। और इसके पास ये खाली जो p ऑर्बिटल है उसमें देखो ये जो Cl है ना, ये Cl क्या होता है, जैसे CH3 का
Cl है, ठीक है। तो ये अपने लोन पे, ये अपने ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन जो भी है ये यहाँ पे लेके आ जाएगा और इसके साथ ये आके जुड़ जाएगा। तो देखो ये Cl माइनस के रूप में आके जुड़ा और AlCl3 था तो क्या बन जाएगा AlCl4 और माइनस लेके आया तो AlCl4 माइनस आ जाएगा और जो ये पीछे छोड़ेगा वो क्या छोड़ेगा CH3 प्लस छोड़ेगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई। ये वाली कहानी है AlCl3 की। और जो जितनी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आएंगी ना उनमें सब में अपने पास ये काम में आने वाला है। मतलब अगर ये दिया हुआ है इसके साथ Cl और ये AlCl3 के रूप में नीचे दिया हुआ आ जाए तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आया है कि ये जो Cl है वो माइनस के रूप में आएगा और अपने पास बचेगा जो Cl के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर प्लस लगा हुआ, तो अपने पास बचा ये वाली चीज बची। ठीक है, पल्ले पड़ गया। अब देखो इसमें देखते हैं अपन, इसमें क्या होता है कि ये Cl है माइनस के रूप में बाहर निकलेगा तो इससे जो जुड़ा हुआ है ये वो अपने पास प्लस में आएगा। तो अपने पास प्लस में क्या आया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। इससे मैंने अभी बताया है कि ये जो माइनस चार्ज क्रिएट करेगा वो माइनस चार्ज ये कहाँ क्रिएट कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे क्रिएट कर रहा है। और ऑर्थो और पैरा पे अगर माइनस है तो जुड़ेगा कहाँ पे, प्लस वाला कहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ माइनस दिखेगा और माइनस इसको कहाँ दिख रहा है ऑर्थो और पैरा पे दिख रहा है। ठीक है, तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो इसका प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा पे, इसके पास आप डायरेक्ट जोड़ते जाओ वही इसका प्रोडक्ट है। देखो पैरा वाला भी बनेगा लेकिन आप मेजरली फ्रीडल क्राफ्ट से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनना है OCH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3। पैरा वाला भी बना दो चलेगा लेकिन ये ऑर्थो वाला इसमें बना हुआ है बुक में तो मैं वही बना देती हूँ। ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया OCH3 और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CO और CH3। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ये होगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ईथर बनाना तो ये दोनों चीज कंप्लीट होगी। अब ईथर बनाना तो आपको आ गया। देखो आपको क्या करना था कि अगर ये वाली चीजें छोड़ो, सारी फिनोल की मैंने कंप्लीट करवा दी है। अब मैं बात करती हूँ ईथर पे। तो ईथर पे अगर मैं बात करूं एनिसोल की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आप ईथर देखो तो मैंने पहले ईथर बनवाया था, कौन सी रिएक्शन से बनवाया था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनवाया था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में या संश्लेषण में कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, वो अपन ने लास्ट में शॉर्ट में सारा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि अगर मेरे पास ये दिया हुआ जाए कि CH3 C CH3 CH3 O और CH3 और यहाँ पे मेरी रिएक्शन दे दे H और I से। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट बनाना है जिसमें एक तो एल्किल हैलाइड बनेगा और एक क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। एक देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है ना तो H तो इसके लग गया तो CH3OH बन गया, और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो इसके OH लग गया और इसके I लग गया। ये यहाँ से टूटा तो इसके तो H लग गया और इसके क्या लग गया I लग गया। अब ये बन किससे रहा था, इसको बनाऊं मैं, इसको छोड़ो, इसको रिएक्शन अपन तोड़ने की बाद में देखेंगे। जोड़ने की होती है वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है। तो जोड़ने की अपन कैसे जोड़ रहे थे, बनाने के लिए जो एल्किल हैलाइड ले रहे थे वो छोटा ले रहे थे और जो एल्कोहल ले रहे थे वो बड़ा ले रहे थे। मतलब बनाने के लिए यहाँ से हो रहा था ये, तो अपन क्या कर रहे थे CH3 C CH3 CH3 और O और H, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे थे CH3 और I से, तब जाके अपने पास बनेगा ये। बनने वाली प्रोसेस समझ में आ गई। बनने वाली में हैलाइड छोटा लेना है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो आपको नेम रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस पूछ लेगा या फिर ऐसे लिख के ये बनवा लेगा या फिर इसको तुड़वा लेगा। एग्जाम में इसमें से एक रिएक्शन आएगी ही आएगी। ठीक है, तो बनाने वाली आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर ऐसे दे दे कि इसकी रिएक्शन इसने करवा दी HI से, तो जो बनाने में आपने काम में लिया ना उसको उल्टा तोड़ने में कर दो। क्या बोला मैंने,
जैसा आपने बनाने में काम में लिया है उसका उल्टा कर दो। बनाने में क्या काम में लिया है, ये एल्कोहल लिया था और ये हैलाइड लिया था। छोटा वाला हैलाइड बनाने में और एल्कोहल, समझ में आ रहा है ना, मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ। कुछ बच्चों को एक ही बार में समझ में आ गया, पता है उनको क्या लगता है कि अरे यार बार बार क्यों बोल रही है, आ गया हमको समझ में। और जिनको नहीं आ रहा वो अब समझ लो क्या करना है। अगर बनाने में लेना है तो ये तो लेना है एल्कोहल, और देखो फिर से लिखूंगी मैं एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा। देखो CH3 CH3OH, ठीक है, और क्या लिया है CH3I, ये तो है बनाने में, और इसको अपन ने बोला था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस लिख रखा है मैंने। अब मैंने इसको तोड़ने में लिया है तो इसका उल्टा कर दो। क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे जो OH लगा हुआ है तो इसके तो लगा दो I, और इसके I लगा हुआ है वहाँ लगा दो OH। तो ये वाली सिचुएशन मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आपके ये रिएक्शन बनी हुई आएगी, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है। तो देखो ये आ गया CH3, और जहाँ पे OH बनने में आया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़े वाले के आयोडीन लग जाएगा और छोटे वाला का क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई है। इथर जो एलिफेटिक है उसमें अपन ने बनाना सीखा है और तोड़ना सीखा है, ठीक है, और उसमें अपन ने इथर से एनिसोल बनाया, एनिसोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करवाई है, और उसमें बाद में उसकी जो शॉर्ट नेम रिएक्शंस थी सारी अपन ने वो कंप्लीट करवा ली है। नेम रिएक्शन में 2 ही थी, या तो ESR अपन ने करवाया या फ्रीडल क्राफ्ट करवाया। फ्रीडल क्राफ्ट में अगर आपको AlCl3 समझ में आ गया है कि वो लेविस एसिड है, तो भाई तुम तो कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी तुमसे। तो आप देखो मैंने क्या करवाया था, इसको जो AlCl3 दिया हुआ आएगा ना उसको एनहाइड्रस, मतलब पानी नहीं होना चाहिए उसमें, निर्जल AlCl3 दिया हुआ आ सकता है। तो मैंने मेरी तरफ से सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। आपको करना क्या है, तो 15 नंबर का आपके 11 दिन में चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है, टाइम कम है, मार्क्स ज़्यादा है। तो 15 दिन में अपन ने कितना पढ़ा है, 11 दिन में अपन ने पढ़ा है 15 नंबर का, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपके कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो अपन ने पढ़ी है रिएक्शन, या इसकी जो 10 सालों के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो अपन आगे जो वीडियो अपलोड होगा उसमें कर लेना। सुबह सुबह वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, अभी तो एक ही वीडियो अपलोड होगा, तो आप इसको ख़त्म कर लेना। और जितने दोस्त हैं, जितने, वैसे आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया आज, कि कल जितने फॉलोवर्स थे या सब्सक्राइबर थे उनको आपने काफ़ी बढ़ा दिया, लेकिन आप देखो कि थोड़ा और सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अपन को तो 1000 तक जाना है, 100 तो हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें सब्सक्राइब करवाते रहना है सबको। और अगर तुमको लग रहा है कि ठीक है हमको समझ में आ रहा है या हमको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ जाके सबसे सब्सक्राइब करवाओ। 2-5 से एक बच्चा जो देख रहा है वो 5 को भी भेजेगा तो हो जाएगा काम, तब तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप 100 बच्चे भी अगर देख रहे हो तो 500 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ें कंप्लीट करनी है, और अपन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फोकस कर पाएँ, मतलब अपन 56 आउट ऑफ 56 ले पाएँ। RBSC की बात कर रही हूँ, CBSE में भी सेम सिलेबस है, 70 नंबर आप इससे ला सकते हो, तो कोशिश करना। बाकी मैंने जितना हो रहा था इसका सारा कंप्लीट करवा दिया। थैंक यू।